चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अच्छी तरह से देखा था कि कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन को समझ पा रहे थे। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में जानेंगे। देखिए अब तक हमने क्या किया था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम अलग अलग केमिकल्स एज ए रिएक्टेंट ले रहे थे और उनका ऊपर अलग अलग केमिकल प्रोसेस करके हम सिर्फ और सिर्फ अल्केन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसे हम कहेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ऑलराइट, पर अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, यानी क्या, हम अल्केन के ऊपर अलग अलग केमिकल रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास एक प्रोडक्ट होता है जिसको रिएक्ट करवा के आपके पास एक रिएक्टेंट होता है ऑफकोर्स, जिसको रिएक्ट करवा के आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। ऑलराइट, तो देखिए आपका रिएक्टेंट कोई भी केमिकल होगा और आपका प्रोडक्ट क्या है, अल्केन। तो इसे मैं क्या कहूंगा कि इट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। पर जब मैं अल्केन लेता हूं एज अ रिएक्टेंट और मैं अलग अलग केमिकल्स बनाना चाहता हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसे मैं क्या कहूंगा, इट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस अल्केन। ठीक है, तो अब तक हमारा प्रोडक्ट साइड में अल्केन फिक्स था, अब से हमारा रिएक्टेंट साइड में अल्केन फिक्स होगा। ठीक है, एंड देन वी विल डू केमिकल रिएक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। तो हमको समझेगा कि अल्केन से और कौन से टाइप के केमिकल्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी नोट पर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के अंदर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। देखो इस नाम से हमको क्या समझ में आता है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या रहा होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं मतलब समझा देता हूँ कि इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन कैसा दिखता है, X2 बिकॉज इट इज गैसियस। तो एडिशन ऑफ हैलोजन का मतलब होता है हैलोजिनेशन। ये हैलोजन किस पर ऐड करना है, हमको अल्केन के ऊपर ऐड करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है करके देखते हैं अल्केन कैसा दिखता है। लेट मी जस्ट राइट इट, R बॉन्डेड टू, हम लिख देते हैं H, क्योंकि R बॉन्डेड टू H मतलब कार्बन चेन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। ठीक है, चलो इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम लोग हैलोजन। तो हमारा हैलोजन कैसा दिखाई दे रहा है, तो हमारा हैलोजन जो है वो X2, ये हैलोजन है। ठीक है, अब ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। मैं जनरली X2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक्शन जब हम करेंगे तो क्या बनेगा वो हमको देखना है, कौन सा केमिकल बनेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको समझें तो R का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में रहा होगा और H का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में रहा होगा, मतलब दिस इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी की भी तरफ शिफ्टेड नहीं रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस X2 को थोड़ा एक्सपांड करके लिखता हूँ तो देखो X बॉन्डेड टू X रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, अब दोनों X सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्टेड रहा होगा क्या, नहीं। चलिए, तो जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो बताइए इनका जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिकली ब्रेक होगा, तो ये एग्जैक्टली बीच में से ब्रेक होगा, ये भी एग्जैक्टली बीच में से ब्रेक होगा। जब सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपको नहीं लगता फिशुक फॉर्मूला से आपको ऐसे बताना चाहिए कि अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने ही पास आ गए, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। सिमिलरली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, कार्बन चेन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में आ गया। तो देखो ये हो रहा है होमोलिटिक फिशन, और हम जानते हैं कि होमोलिटिक फिशन के लिए हमको जो कंडीशंस लगती है वो क्या होती है, वो यूवी लाइट हो सकती है। ठीक है, या फिर हम यूवी लाइट नहीं लिखना चाहते तो हम डिफ्यूज्ड सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो लेट मी राइट डिफ्यूज्ड सनलाइट भी लिख सकते हैं। अगर हम डिफ्यूज्ड सनलाइट नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर हम लिख सकते हैं पेरोक्साइड, दैट इज H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसकी जगह कोई भी और पेरोक्साइड भी चल जाएगा, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द मोस्ट कॉमन पेरोक्साइड दैट वी नो। और अगर मैं पेरोक्साइड भी नहीं लिखना चाहता तो मुझे यहाँ पर हाई टेम्परेचर तो कम से कम मेंशन करना ही होगा। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस व्हिच हेल्प यू टू ब्रेक द बॉन्ड्स सिमेट्रिकली, और होमोलिटिक फिशन में हेल्प करता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो यूवी लाइट लिख सकते हैं, या तो डिफ्यूज सनलाइट, या तो पेरोक्साइड, या तो हाई टेम्परेचर। तो कोई भी एक पॉइंट लिख लो। मैं हमेशा यूवी लाइट लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत दो ही शब्द लिखने होते हैं, यू और वी, तो ये फटाफट हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, हम जरा रियलाइज करते हैं। R रहा होगा, उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन रहा होगा। ओके, H रहा होगा, उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। एक X रहा होगा, उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और दूसरा X रहा होगा, उसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। चलिए अब इन सभी को कंबाइन करते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होता है तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखिए R अगर H से कंबाइन हो गया तो फिर से अल्केन ही बनेगा, तो वो फिर से इस रिएजेंट के प्रेजेंस में फिर से ब्रेक हो जाएगा।
तो आर एच का कॉम्बिनेशन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हो भी गया ना तो वो वापस अल्केन ही बनने वाला है, ठीक है, और जो कि यहाँ से ब्रेक होने वाला है। चलिए एक्स और एक्स कंबाइन हो गया तो फिर से हैलोजन बन जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हो भी गया तो वो फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज आपने कंडीशन ऐसी लगा रखी है। सही बात है। लेकिन अगर देखो आर टकरा गया एक्स से और एच टकरा गया एक्स से, तो क्या बनेगा, आर बॉन्डेड टू एक्स बनेगा एक सिग्मा बॉन्ड में, और एक एच बॉन्डेड टू एक्स बनेगा सिग्मा बॉन्ड में। सही बात है। जब आप इसके अंदर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड हो गया, तो हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन और हेलोजन के अंदर हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है उसमें भी हेलोजन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स हेलोजन, तो ये भी डेल्टा नेगेटिव रहा होगा, ये भी डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा, इस तरह से कुछ। तो एक बार अगर आपको आर एक्स और एच एक्स मिल गया तो अब ये बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड हो चुका है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये ब्रेक नहीं होता है, इसलिए ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम क्या है, दिस इज नथिंग बट अल्काइल हैलाइड, और ये जो कंपाउंड बन रहा है ये तो कोई भी एक हैलो एसिड है, जैसे अगर HCl होता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr होता तो हाइड्रोक्रोमिक एसिड, HI होता तो हाइड्रोआयोडिक एसिड, HF होता तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते, तो इट इज नथिंग बट अ सिंपल हैलो एसिड। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको रिएक्शन समझा पा रहा हूँ कि किस तरह से अल्केन के ऊपर आप हैलोजन का एक्शन करोगे तो होमोलिटिक फिजन होने के वजह से ऐसे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, और वो फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और आपको अल्काइल हैलाइड और हैलो एसिड बना करके देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। तो आपको लिखना इस तरह से नहीं है, लिखना तो बहुत सिंपल, ये तो क्या है, मैंने सिर्फ आपको समझाया कि रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो जब मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ कि आर बॉन्डेड टू एच, सिंपली ये कौन है, अल्केन है, ठीक है। इसके ऊपर मैं किसका एक्शन करूंगा बेटा, हैलोजन का एक्शन करूंगा, क्योंकि हैलोजिनेशन में हम इसमें यूं इस तरह से हैलोजन ऐड करते हैं। तो मुझे तो सिंपली लिख देना है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दो में से एक हैलोजन इस एच के साथ जाएगा और HX बनाएगा, जो कि क्या है, एक हैलो एसिड है। तो R के ऊपर से H का रिमूवल हो रहा है, तो R अकेला है और X है ना दो है, तो उसमें से एक जो है H के साथ HX बना रहा है, तो दूसरा इस रिमूवल जो हुआ है हाइड्रोजन की उसकी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ लगेगा कि नहीं। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनता है। डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको ऐसा बॉन्ड फिशन करके बताने की जरूरत नहीं, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका अल्केन जब हैलोजन से रिएक्ट करता है तो आप कहेंगे हैलोजिनेशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, डिफ्यूज सनलाइट, पेरोक्साइड और हाई टेम्परेचर, एनी वन ऑफ द अबव रीजंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, दिस फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स एनी सिंपल हैलो एसिड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अल्केन को अल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। और इनफैक्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जब हम कर रहे थे, याद करो मैंने आपको अल्काइल हैलाइड से फिर से अल्केन कैसे बनाते हैं ये भी सिखाया है। बाय रिडक्शन मेथड आल्सो वी कैन डू बाय यूजिंग 2 नेसेंट हाइड्रोजन, दैट इज कमिंग फ्रॉम विच एजेंट, दैट यू मस्ट रिमेंबर कि 2 नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ठीक है। एंड वन मोर रिएक्शन वेयर अल्काइल हैलाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्केन, नॉट अल्केन, आई कैन से एक्चुअली हायर अल्केन, दैट इज वर्ड सिंथेसिस। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको अल्केन से अल्काइल हैलाइड सिखाया, इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको वर्ड सिंथेसिस और रिडक्शन मेथड में अल्काइल हैलाइड को अल्केन कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया। तो नाउ यू नो बोथ द रिएक्शंस, दैट हाउ टू कन्वर्ट अल्केन इनटू अल्काइल हैलाइड एंड आल्सो यू नो हाउ टू कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू अल्केन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको मैं अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ, आप ये रिएक्शंस को समझ पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसमें और देना चाहूंगा मैं। देखो ये जो रिएक्शन है एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, जब आप रिप्लेसमेंट करते हैं या डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो H है ये हट गया है, उसके जगह पर X आ गया है। इन दोनों में से ऐसा लिखता हूँ, देखो है ना, इन दोनों में से एक X इस H के साथ जाके HX बना रहा है और एक X इसके जगह पे आ रहा है, तो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हेरा फेरी हो रहा है ना, H निकल रहा है उसके जगह पे X आ रहा है, करेक्ट, और इसका H और X मिलके HX बना रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को ही अब से हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो ध्यान से सुनना, दिस इज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल्सो ये रिएक्शन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, आपने देखा होमोलिटिक फिजन होने की वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट हो रहा होगा वो होगा फ्री रेडिकल। तो इसलिए इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहा होगा वो होगा फ्री रेडिकल substitution reaction. So it is not only substitution reaction. Substitution reaction में भी it is going from free radical mechanism. That is why we can say it is free radical substitution reaction.
तो अगर मैं इसका एग्जांपल करता हूँ तो देखिए अपने पास में अगर मीथेन है दैट इज CH4, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूँ ऐसा मैंने कहा तो यू विल पुट क्लोरीन टू इट, करेक्ट, और आपने यूवी लाइट के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवा दिया यूवी लाइट के प्रेजेंस में, अब क्या होगा, तो लेट अस अंडरस्टैंड। आपको नहीं लगता कि CH4 है, कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3 बॉन्डेड टू H, CH4 ही है ना, मैं सिर्फ इसके सिग्मा बॉन्ड को दर्शा रहा हूँ, और क्लोरीन विल बी समथिंग लाइक दिस, क्लोरीन बॉन्डेड टू क्लोरीन, राइट। आफ्टर होमोलिटिक फिशन दिस H radical combines with Cl radical to form HCl compound, सही है। एट दैट सेम टाइम दिस CH3 will combine with its electron with this remaining chlorine with its electron obviously, तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखो H हट रहा है, उसके जगह Cl आ रहा है, जो H है वो भी Cl के साथ निकल के HCl बना रहा है, तो इट्स अ सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, यूवी लाइट की वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, तो इट्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। और नाम लिखते थे, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम क्या बनेगा, कॉमन नेम अगर हम लिखे तो इट इज नथिंग बट मिथाइल क्लोराइड, इट्स अ कॉमन नेम। IUPAC नेम अगर आप लिखे तो इट इज नथिंग बट मीथेन, आई मीन क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। और इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, वी ऑल नो दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख के आ सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। वी ओनली नीड टू मेंशन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स नेम, दिस इज साइड प्रोडक्ट, वी डोंट नीड टू मेंशन इट, इट्स ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया। सिमिलरली आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, आप आयोडीनेशन भी कर सकते हैं और फ्लोरिनेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो सर आपने तो सिर्फ क्लोरिनेशन ही किया है, समझाता हूँ। जब आप हैलोजन का रिएक्शन करते हो ना, तो हैलोजन का भी कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। देखो फ्लोरीन जो है F2 वो बहुत रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से कि फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है, जब आप फ्लोरिनेशन करते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बाद में नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। फ्लोरिनेशन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है एंड एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, इट इज फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। तो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी क्लोरिनेशन, ठीक है, वी कैन डू क्लोरिनेशन, इट इज गोइंग गुड, राइट। सेम वे ब्रोमिनेशन भी किया जा सकता है, इट इज अगेन गोइंग गुड। बट आयोडीनेशन में जब आप आते हो, आयोडीनेशन, तो आयोडीनेशन इज एक्सट्रीमली स्लो एंड इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल, ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली स्लो एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिवर्सिबल एरो आ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन एंड स्टार्ट्स फॉर्मिंग द रिएक्टेंट अगेन। तो ऐसे केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि वो टूट कर अपने आप को फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसे टाइप की रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो आप धीरे धीरे जैसे 11th-12th में आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके बीच में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, एंड फिर आप उसके बाद में और भी पढ़ोगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को रोका कैसे जाता है, उनको सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेके जाया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज आपको लर्न करनी है 11th-12th में, तो ये जर्नी बहुत मजेदार रहेगी, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन तक आते हैं तो रिएक्टिविटी कम कम होती रहती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ क्लोरिनेशन फास्ट होगा या ब्रोमिनेशन, तो आपका जवाब क्या होगा, ऑफ कोर्स क्लोरिनेशन इज फास्टर देन ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। तो व्हाट टाइप ऑफ हैलोजिनेशंस डू वी परफॉर्म ओनली इन 11th स्टैंडर्ड, वी ओनली परफॉर्म क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ठीक है। हाउएवर वी कैन नॉट परफॉर्म फ्लोरिनेशन because fluorination is extremely fast and it is explosive, it is not a very good method, ठीक है। आयोडीनेशन is extremely slow and reversible, it is again not a very good method, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप 12th स्टैंडर्ड में आ जाओगे, जब मैं आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर सिखाऊंगा 12th में, तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोरिनेशन भी एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है, बट कैसे किया जाता है, एंड आयोडीनेशन भी एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है, बट कैसे किया जाता है, ये राज आपको मैं 12th में बताऊंगा। अभी जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो दैट्स इट, आप यहाँ तक समझ चुके हैं इसको अच्छी तरह से, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि डू ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 था, दैट इज क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। आप होमवर्क में एग्जांपल कर लीजिए, डू ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, तो वो आप अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे, यू विल ऑब्टेन मिथाइल ब्रोमाइड ओवर हियर, ऑलराइट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ते हैं। देखिए हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है, ये मेथड जो है इसके अंदर एक डिफेक्ट है हमारे पास, इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। तो हम वो ड्रॉबैक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये ड्रॉबैक बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और आपको ये बहुत समझ में आना चाहिए। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन करते हैं, तो हमने एक्सपेक्टेड रिएक्शन ऐसा लिखा था कि ये मीथेन है, इसका हम क्लोरिनेशन कर देंगे, तो आपको यूवी लाइट में क्या मिलेगा, यहाँ पर CH3Cl मिलेगा, क्योंकि एक H और ये एक Cl मिलकर HCl बना रहा है।
तो बाकी के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर इस तरह का आपको कुछ रिएक्शन मिलेगा। ये आपको एक्सपेक्टेड था, आपने ये सोचा। बट जब हमने रियल लाइफ में रिएक्शन को परफॉर्म किया तब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आपको सिर्फ ये एज अ मेन प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इसके अलावा आपको 2 3 4 प्रोडक्ट और मिलते हैं। तो अब वो दूसरे प्रोडक्ट्स क्यों बन रहे हैं, ठीक है, यही नहीं, प्लस मोर प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने पे पता चला। तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं, इसका रीजन हम ढूंढते हैं। अब ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को मैं कैसे लिख रहा हूं। देखिए मीथेन जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, CH4, ठीक है। इसका हमने क्या करा, क्लोरीनेशन करा, तो Cl बॉन्डेड टू Cl इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। अब क्या होगा, देखिए ये एक H और ये एक Cl यहाँ से निकल गया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ -HCl, चलेगा ना। अब आगे मैं +HCl करके लिखूँ या एरो पे लिख देता हूँ कि यहाँ से HCl निकल रहा है, मतलब तो एक ही होता है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर कार्बन है, इट हैज दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन एज इट इज, करेक्ट। ओनली दिस H एंड दिस Cl वेंट अवे, तो इसका जो बॉन्ड है वो अधूरा है और ये नया वाला क्लोरीन उसके ऊपर चिपक जाएगा, तो यहाँ पर यू गेट CH3Cl समथिंग लाइक दिस। दिस इज द वन प्रोडक्ट दैट यू ऑब्टेन। अब प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाना चाहिए था, एंड दिस शुड बी द ओनली प्रोडक्ट which we would have got. But the thing is we get more products. And how does this more product come? Because this chlorine is in excess. क्योंकि क्लोरीन इस रिएक्शन में ज्यादा है, तो क्लोरीन इस बीकर के अंदर अभी भी हुआ रहेगा, अभी भी क्लोरीन इस बीकर के अंदर पड़ा रहेगा। क्योंकि अगर आपने क्लोरीन ज्यादा लिया है तो क्या सारा का सारा क्लोरीन फर्स्ट प्रोडक्ट में कंज्यूम हो गया क्या? नहीं, अभी भी बहुत सारा क्लोरीन इस बीकर में पड़ा हुआ है, और क्लोरीन एक रिएक्टिव केमिकल है, हम जानते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ना वो फॉर्म हुआ है, बट आपके बीकर में अभी भी क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो कि Cl2 दिखाई देता है, ऐसा अभी भी क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बीइंग वेरी रिएक्टिव, यहां से देखो इस कंपाउंड का H और इसका Cl को रिमूव करेगा, राइट। तो अगर ऐसा हुआ तो बोलो यहाँ से HCl निकल जाएगा, -HCl, देन व्हाट प्रोडक्ट वी वुड हैव गॉट। तो देखिए ये जो कार्बन है वो एज इट इज है, यहाँ का H एज इट इज है, यहाँ का H एज इट इज है, इस तरफ क्लोरीन लगा हुआ था पहले से, ये H और ये Cl निकल जाएगा, तो ये Cl विल ऑक्यूपाई दिस पोजीशन, तो यू विल गेट एक और क्लोरीन ग्रुप। तो ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगे हुए हैं, सही बात है। अब प्रोडक्ट ये बन गया, फिर भी आपका क्लोरीन इतना एक्सेस में था कि वो बीकर में से अभी तक खत्म हुआ नहीं है, एंड वी नो क्लोरीन इज अ वेरी रिएक्टिव केमिकल। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पर रुकना चाहिए था लेकिन रुकता नहीं है, ये फिर से रिएक्टिव क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज आपका क्लोरीन इस रिएक्शन के अंदर आपने ज्यादा लिया हुआ है। तो अब क्या होगा, इसका H करेक्ट और ये Cl निकल जाएगा। तो देखो अगर ये रिमूव हो गया तो -HCl लिख देता हूँ, और ये Cl विल ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ दिस कार्बन, राइट। तो अब क्या होगा, यू विल गेट दिस कार्बन, ऊपर की तरफ एक हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ की तरफ एक हैलोजन लगा हुआ है, नीचे की तरफ एक हैलोजन आएगा, बिकॉज ये H और ये Cl निकल चुका है, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये दोनों स्पीसीज निकल गए, तो ये दोनों स्पीसीज कंबाइन हो जाएंगे, कॉमन सेंस की बात। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी भी लगा हुआ है, आप सोचिए क्या ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा? नहीं, बिकॉज अभी भी आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्शन में खत्म नहीं हुआ है, अभी भी क्लोरीन आपका बहुत ज्यादा एक्सेस में है। तो क्या होगा बताइए, यहाँ से अब फिर से ये H और ये आखिरी Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर मैं फिर से -HCl लिखूंगा, और क्या होगा देखिए, कार्बन है करेक्ट, इसके यहाँ पहले से क्लोरीन था, यहाँ पहले से क्लोरीन था, यहाँ पहले से क्लोरीन था, और अब इस रिएक्शन में ये HCl निकलने की वजह से ये Cl इससे कनेक्ट होगा, तो आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो बताइए क्या रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा? क्या ये अब आगे एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा? देखो क्लोरीन तो रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन इसके पास रिमूव करने के लिए कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर रिमूव करने के लिए कोई भी हाइड्रोजन आइटम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शन जो है वो यहाँ पर आपको रुकेगा। तो हमको ऐसा एक्सपेक्टेड था कि हमको सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, बट मिथाइल क्लोराइड के साथ साथ हमको ये कंपाउंड भी मिला, ये कंपाउंड भी मिला, एंड ये कंपाउंड भी मिला। तो अगर हम सभी कंपाउंड्स का नाम लिखे, ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको मैं जरा रब कर देता हूँ, क्योंकि वो तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आपको रिएक्शन समझ में आए, बाकी ऐसा बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये H जरा अच्छे से लिख लेता हूँ, दिस इज Cl बॉन्डेड टू Cl, ठीक है। इस तरह से आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, आप चाहे तो पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है, बाद में रब कर दीजिएगा, ऑलराइट, इस तरह से कुछ। तो देखिए सभी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, आपको पता था दिस इज मीथेन, ठीक है, यू हैव टेकन क्लोरीन इन एक्सेस,
ठीक है, बिकॉज आप इनिशियली जानते नहीं थे ना कि रिएक्शन में ऐसा कुछ होने वाला है, दैट इज वाई आपने ज्यादा लिया था, तो ये खत्म ही नहीं हुआ और रिएक्शन को आगे लेके चले गया। कौन लेके आगे चले गया रिएक्शन को? क्लोरीन आगे लेके चले गया, याद रखिएगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, जरा लिखते हैं, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम, आप चाहे आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ क्लोरोमीथेन। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, दिस इज डाइक्लोरो, आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूं ऑफ कोर्स, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, बहुत लोग इसको DCM भी कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। DCM इज अ वेरी फेमस नेम, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग, अदरवाइज ऐसा मैं नहीं लिखता था। DCM इज अ वेरी फेमस एक्रोनिम फॉर दिस डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझेगा। थर्ड कंपाउंड जो प्रोड्यूस हुआ उसका नाम लिखता है, इट इज नथिंग बट क्लोरो, तो इट इज गोइंग टू बी अ ट्राई क्लोरोमीथेन। वेरी नाइस, दिस इज नथिंग बट ट्राइक्लोरोमीथेन। और आपको पता है ट्राइक्लोरोमीथेन का बहुत फेमस नेम, आपको सुनकर खुशी होगी क्योंकि इसी को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, है ना। आपने सुना है कि नहीं क्लोरोफॉर्म, जो बहुत पुराने पिक्चर्स में ऐसे बताते हैं कि रुमाल जो होता है उसके अंदर ऐसा क्लोरोफॉर्म डालते हैं और फिर किसी को सुंघाते हैं और फिर वो बेहोश हो जाते हैं, फिर उसका किडनैपिंग करते हैं। तो दैट क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला इज नथिंग बट ट्राइक्लोरोमीथेन। उम्मीद करता हूँ आपको जान के अच्छा लगा होगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको फोर्थ प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। और ये क्या है, 1 2 3 4 क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक है, इस तरह से आपको ये 4 कंपाउंड मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक की जगह कितने कंपाउंड मिले? 4। तो ड्रॉबैक ऑफ द रिएक्शन समझ में आ रहा है। ड्रॉबैक ऑफ द रिएक्शन क्या है? तो उस ड्रॉबैक का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैं जरा यहाँ लिखता हूँ, ये रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्रॉबैक का स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ कि दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट chloromethane. This reaction does not stop at chloromethane but continues to give more chlorinated compound, more chlorinated compound. This is the drawback of the reaction. ठीक है, याद रखना। इस ड्रॉबैक का रीजन क्या था? रीजन ये था कि क्लोरीन वाज इन एक्सेस, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप क्लोरीन ज्यादा लेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस रिएक्शन को आगे बढ़ने से रोकना है और सिर्फ यही प्रोडक्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करना है, तो हमको क्लोरीन एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप क्लोरीन लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो सारा का सारा क्लोरीन जो है वो फर्स्ट स्टेप में यूज हो जाएगा। अगर यूज हो जाएगा तो आगे क्लोरीन बचेगा ही नहीं ना रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए क्लोरीन को हमने क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। अगर क्लोरीन को हम लिमिट कर देंगे तो रिएक्शन यहाँ पर अगर खत्म होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, आगे जाने के चांसेस बहुत लो हो जाएंगे। बट हाउएवर हमने देखा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा कंपाउंड तो आगे चले ही जाता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। मैंने रब कर दिया, यहाँ से यहाँ लिखा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पर ऐसा होता है कि रिएक्शन कहीं ना कहीं आगे तो चले ही जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका रेमेडी निकालना पड़ेगा। ये जो ड्रॉबैक है इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? रेमेडी। तो रेमेडी क्या है अपने पास में? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि एक आप काम करिए, इसको एक्सेस में ना लीजिए, बट जो मीथेन है उसको एक्सेस में लीजिए। देखिए, अगर आप बहुत सारा मीथेन लेंगे तो आप कितना भी क्लोरीन ले, अगर क्लोरीन से बहुत ज्यादा गुना आपने मीथेन लिया तो सारा का सारा क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट करके मैक्सिमम प्रोडक्ट यही बनाएगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट यही बनाएगा तो आगे जाने के लिए क्लोरीन बचेगा ही नहीं। इसलिए आपको क्लोरीन को एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। क्लोरीन को एक्सेस में लिया तो बैंड बच जाएगा भाई, आगे तक चला जाएगा रिएक्शन। इसलिए आपको मीथेन को बहुत ज्यादा लेना चाहिए और क्लोरीन को लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेमेडी क्या है कि आप जो अल्केन है, यहाँ पर हमने मीथेन लिया था, बट एनीवे अल्केन शुड बी इन एक्सेस एज कंपेयर टू क्लोरीन के मुकाबले अल्केन ज्यादा ले लो, मैक्सिमम प्रोडक्ट यहाँ आकर रुक जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है और इसका जो ड्रॉबैक है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये सेम टू सेम रिएक्शन फिर से आएगा 12th स्टैंडर्ड में, तो हम वहां पर फिर से इसको रिवाइज करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी रिएक्शन है, इसको दिमाग से बिल्कुल भी हटाना नहीं है। तो चलो इसके बेस्ड हम थोड़े से 2-3 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन। ठीक है, अब देखिए ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन करने बोला है, तो इथेन क्या होता है? CH3 बॉन्डेड टू CH3, ये स्ट्रक्चर इथेन का है, तो इसके नीचे नाम लिख देंगे इथेन। ब्रोमिनेशन करने बोला है तो विल पुट ब्रोमीन मॉलिक्यूल।
सही बात है। और हमको पता है ये जो एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, होमोलिटिक रिएक्शन होता है, तो होमोलिटिक के लिए हमने यहाँ पर जो कंडीशन लिखनी है वो है यूवी लाइट, तो मैंने यूवी लाइट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जब मैं रिएक्शन करूंगा आप मुझे बताइए कि जो ब्रोमीन है इसको मुझे एक्सेस में लेना चाहिए या जो इथेन है उसको एक्सेस में लेना चाहिए। देखिए अगर आप ब्रोमीन एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, पहले एक एच हटेगा, फिर दूसरा एच हटेगा, फिर तीसरा एच हटेगा और उन तीनों की जगह ब्रोमीन आएगा, फिर चौथा एच हटेगा, फिर पांचवा एच हटेगा, फिर छठा एच हटेगा। इसका मतलब रिएक्शन इतना आगे जाएगा, कब तक आगे जाएगा, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस नहीं हो जाते, तब तक रिएक्शन आगे चलते ही रहेगा, चलती रहेगा, चलती रहेगा। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो आपको 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा। अगर आपने ब्रोमीन को एक्सेस में लिया तो, क्योंकि ब्रोमीन हैलोजन है और हैलोजन आगे आगे रिएक्शन को लेके जाता है, हमने लास्ट ड्रॉबैक में अभी देखा। तो हमको यहाँ पर इसको एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, इनफैक्ट इथेन को एक्सेस में लेना चाहिए। अगर देखो हमने इथेन बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लिया तो आपको नहीं लगता फर्स्ट स्टेप के बाद में ब्रोमीन जितना भी है मैक्सिमम इथेन के साथ कंबाइन हो जाएगा और अपने आप को कंप्लीट कर देगा, खत्म कर देगा। अगर खत्म कर देगा तो आगे जाने के लिए बचेगा ही नहीं, आगे जाने के लिए बचेगा ही नहीं तो रिएक्शन होएगा ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, हमेशा लिखना चाहिए कि इसके नीचे एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपने एक्सेस नहीं लिखा हैलोजिनेशन के रिएक्शंस में आपके मार्क्स कट जाएंगे, एक्सेस लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक्सेस लिखेंगे तो क्या होगा, चलिए, तो यहाँ से एक एच और एक ब्रोमीन, दो में से एक ब्रोमीन और यहाँ से एक एच निकलता हुआ नजर आएगा, तो माइनस HBr में यहाँ लिख देता हूँ, चलेगा ना। और आगे क्या होगा, CH3 है, CH3 एज इट इज है, आगे सिंगल बॉन्ड, फिर CH3 है उसका H निकल चुका है तो अब वो क्या हो जाएगा CH2, अब H निकल चुका है तो उसके बॉन्ड खाली होंगे, दो ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन निकल चुका है तो एक ब्रोमीन अभी भी बाकी होगा जो इससे आकर के कंबाइन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो इट इज नथिंग बट मिथाइल ब्रोमाइड दैट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। और अगर IUPAC नेम लिखूं तो आप कह सकते हैं इट इज ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो अगर आप ये इथेन को एक्सेस में लेंगे तो ही ये कंपाउंड बनेगा। अगर आपने ब्रोमीन को एक्सेस लिया तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, जो कि अपने को ऐसा रिएक्शन करना नहीं है। अपने को सिर्फ ये कंपाउंड मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, इसलिए रिएक्शन को यहाँ स्टॉप करके आएंगे। बाकी के हाइड्रोजन रिमूव करके ड्रॉबैक बताने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, इट इज सिंपल रिएक्शन। जब तक आपसे पूछा नहीं जाएगा कि राइट ऑल द प्रोडक्ट्स या राइट द ड्रॉबैक ऑफ द रिएक्शन, तब तक आप ऐसा आगे लेके जाने वाले नहीं है। डू रिमेंबर टू पुट एक्सेस ओवर हियर, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा ये माइनस HBr यहाँ लिखो या फिर यहाँ नहीं लिख करके यहाँ प्लस HBr लिखो, इट इज वन एंड द सेम। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। तो दिस इज ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन। चलिए आपके सामने मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ फटाफट से, ताकि आपको एक और पॉइंट में समझा सकूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कहा गया है कि क्लोरीनेशन, देखिए हम ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन ही करते हैं क्योंकि फ्लोरीनेशन फास्ट एंड एक्सप्लोसिव और एडिशन स्लो एंड रिवर्सिबल है, वो 12th में करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3। इसके ऊपर क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल डालेंगे, ऑफ कोर्स यूवी लाइट में रिएक्शन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है और दोनों सेम ही है, एक ही बात है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो या यहाँ से हाइड्रोजन निकालो। बट ऑल्सो दिस कंपाउंड हैज 2 डिग्री हाइड्रोजन, सही है। तो यहाँ कितने टाइप के हाइड्रोजन है, 2 टाइप के हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट 2 डिग्री वाला निकालोगे तो फर्क पड़ेगा। तो लेट अस सी इफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, आई एम कंसीडरिंग दिस साइड ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज रिमूव्ड विद दिस क्लोरीन, तो क्या होगा, यहाँ से निकला हुआ एक H और 2 में से एक क्लोरीन माइनस HCl बनकर निकल जाएगा। तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, दिस CH3 as it is, this CH2 as it is, this CH3 will turn into CH2 because hydrogen is removed, right? And एक क्लोरीन बचा हुआ है ना 2 में से, तो वो क्लोरीन उसकी जगह को ऑक्यूपाई करेगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। दिस इज वन प्रोडक्ट दैट यू कैन ऑब्टेन इफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। व्हाट इफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इज रिमूव्ड? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ तो देखो ये CH3 एज इट इज, CH2 का एक हाइड्रोजन निकालोगे इस क्लोरीन के साथ जाएगा तो फिर से माइनस HCl होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो डोंट यू थिंक ये CH हो जाएगा और इसी की जगह पे क्लोरीन जा जाएगा और ये वाला CH3 तो एज इट इज ही रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो यहाँ भी एक HCl मिलेगा, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो ऑफकोर्स यहाँ से भी HCl निकलेगा। अगर इसमें रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो आप ध्यान से देख सकते हैं, बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बैलेंसिंग तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन चेन है और यहाँ पर आपको 2 कार्बन चेन मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 लिखना चाहिए सो दैट बैलेंसिंग हो सके। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 क्लोरीन है, यहाँ पर सिर्फ 2 क्लोरीन, तो आपको यहाँ पर भी 2 लिखना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैलेंसिंग किया है कि 2 मॉलिक्यूल लिए 2 मॉलिक्यूल लिए, तो 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल में से 1 डिग्री हाइड्रोजन निकला और दूसरे मॉलिक्यूल में से 2 डिग्री हाइड्रोजन निकला, तो ऐसे 2 अलग अलग कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट N प्रोपाइल क्लोराइड,
ये एक कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है उसका नाम रख देंगे हम लोग सेक प्रोपाइल क्लोराइड। ये मैंने दोनों के कॉमन नेम लिखे हुए हैं, आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। और एक बात अभी भी आप भूल रहे हैं, जब हम रिएक्शन करके एक एक प्रोडक्ट ही बनाते हैं, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो आपको द गिवन अल्केन दैट इज प्रोपेन, इसको एक्सेस में लेना चाहिए। अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो रिएक्शन तब तक आगे जाते रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन हट के उसके जगह क्लोरीन नहीं लग जाता। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, हमेशा अल्केन शुड बी इन एक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑलराइट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ओवर दिस रिएक्शन। देखो ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। ठीक, अब आपको लगेगा कि ये क्या ये इक्वल अमाउंट्स में बनेगा प्रोडक्ट में? नहीं। देखो ये जो है वो सिर्फ 3% फॉर्म होता है और बाकी का 97% अपना जो प्रोडक्ट है वो ये वाला प्रोडक्ट है। तो अब सवाल ये है कि क्यों ये ज्यादा बन रहा है और क्यों बहुत कम बन रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत मस्त है और इसका रीजन है ना एक्चुअली इसके मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर इस रिएक्शन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कोशिश की लिखने की, तो चलो जरा मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, और यहाँ आपको ये रिएक्शन बताता हूँ कि देखिए CH3 CH2 और CH3। ठीक है, इस कंपाउंड में अगर हम H यहाँ से निकालते हैं, 3 H है ना, तो अगर मैं H यहाँ से निकालता हूँ तो बोलो इस H का जो है होमोलिटिक फिशन होगा, जब ये ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। तो H अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चले गया, तो उस समय पर जो स्पीसीज बन रही है वो कुछ ऐसी होगी कि कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैं इसे कहूँ कि ये जो कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 डॉट, ये कंपाउंड बन रहा है। और अगर हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर जब इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे ऐसा इस तरह से, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। तो मैं हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH डॉट एंड CH3। तो आप देख सकते हैं कि होमोलिटिक फिशन होने की वजह से ये जो है वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है। फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल कहूँ तो ज्यादा बेटर है। ये भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए ये जो है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, बिकॉज 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। और ये जो है बेटा वो एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। सही बात है। और हमने 14 चैप्टर में बहुत डिटेल से अंडरस्टैंड किया है कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन कार्बन क्या होता है? कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री स्टेबल होता है, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? 1 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। तो बताइए हु इज मोर स्टेबल? 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो इसका आंसर आएगा मोर स्टेबल, और इसका आंसर आएगा दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, क्योंकि ये क्या है? 1 डिग्री। अब मुझे बताओ जो मोर स्टेबल होगा वही रिएक्शन में ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा ही बनेगा ना। तो ये जो कंपाउंड है वो ज्यादा बनेगा, ये जो कंपाउंड है वो लो बनेगा। तो ये जो कंपाउंड है वो सिर्फ 3% बना, ये जो कंपाउंड है वो 97% बना। जब इसके सामने क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा अटैक करने के लिए, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो कंपाउंड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है उस पर ज्यादा अटैक करेगा। तो दिस रेडिकल कंबाइंस विद दिस रेडिकल टू बिकम सेक प्रोपाइल क्लोराइड, एंड दैट इज व्हाई वी गेट मोर अमाउंट ऑफ सेक प्रोपाइल क्लोराइड, एंड दिस कंपाउंड अटैक्स हियर टू गेट एन प्रोपाइल क्लोराइड, जो कि ऑलरेडी खुद क्वांटिटी कम क्वांटिटी में, तो बनने का क्वांटिटी भी कम ही रहा होगा। दैट इज व्हाई वी गेट अ लो क्वांटिटी ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका जो रीजन था कि क्यों सेकंड वाला प्रोडक्ट सेक प्रोपाइल क्लोराइड ज्यादा बन रहा था और एन प्रोपाइल क्लोराइड कम बन रहा था, इसका रीजन इसके फ्री रेडिकल जो बन रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। अब सर ये ऑर्डर अगर आपको याद होगा कि 3 to 1 ऑर्डर आया था कि 3 सबसे ज्यादा 1 सबसे कम, तो ये ऑर्डर क्यों आया था कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री? ये ऑर्डर क्यों आया था? इसका रीजन मैंने बहुत अच्छे से प्रूव किया था बाय इंडक्टिव इफेक्ट आल्सो एंड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आल्सो। तो अगर आप मेरे 14 चैप्टर का लेक्चर्स देख चुके हैं और आपको 14 चैप्टर अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट काम करके इसको स्टेबिलाईजेशन इफेक्ट देता है और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करके इसको एक अच्छा स्टेबिलाईजेशन इफेक्ट देता है। अगर आपको याद नहीं है इनकेस, तो प्लीज पेज घुमाइए, आपने नोट्स बनाए ही होंगे, उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से लिखा ही होगा। ये सारे कंसेप्ट आपको साथ में लेकर चलने हैं, प्रैक्टिस करने, तब जाके आप आगे कोई लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल मैं आपसे कंसिडर करवाता हूँ। देखिए ये रफ कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब
अगला एग्जांपल मैंने आपको कुछ इस तरह से दे दिया होमवर्क में कि मान लीजिए आई एम डूइंग ब्रोमिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन मैंने जानबूझ के कॉमन नेम दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज होता है, बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आइसोब्यूटेन कुछ इस तरह से दिखता है, 4 कार्बन जो है वो आइसो की चेन में होंगे, तो ऐसा दिखाई देगा। तो दिस इज CH3, दिस इज CH एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ CH3। तो अगर इसका नाम हम लिखे तो दिस इज नथिंग बट आइसोब्यूटेन, और इसका IUPAC नेम लिखे तो दिस गोइंग टू बी 2-मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको आ ही जाएगा। इसके ऊपर क्या करना है, ब्रोमिनेशन। तो आई विल मेक इट रिएक्ट विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अब ऑफ कोर्स यूवी लाइट में रिएक्शन करेंगे, और हमको ड्रॉबैक पता है ना अब, इसलिए पहले से ही इसको एक्सेस में ले लेने का, ठीक है। बट उसके बावजूद यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन है आप चेक करें तो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, 3 9 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 1 डिग्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 डिग्री वाला रिमूव करके एक प्रोडक्ट बनेगा, 3 डिग्री वाला रिमूव करके एक दूसरे वेराइटी का प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो बनाते हैं दोनों। सपोज इफ आई रिमूव 1 डिग्री हाइड्रोजन, आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, डजंट मैटर बिकॉज ऑल द 9 आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो समझो मैं राइट हैंड साइड से रिमूव करता हूँ, तो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा कि यहाँ जो CH3 था उसका हो जाएगा CH2, उस पर लग जाएगा ब्रोमीन, उसका H और इसका एक Br साइड प्रोडक्ट एज HBr बना रहा होगा। तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसको 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर से 3 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 ऊपर वाला CH3 एज इट इज, आगे वाला CH3 भी एज इट इज, यहाँ का H निकल गया, उसके जगह पर ब्रोमीन आ गया, और वो जो H है दूसरे ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ में HBr बना रहा होगा कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ब्रोमीन है, यहाँ पर भी 4 ब्रोमीन है, 2 बार कार्बन चेन ली हुई है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 बार कार्बन चेन बनेगी। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है, इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो दिस इज कॉल्ड एज N 1 2 3 4 कार्बन, तो दिस N लिख रहा हूं मैं। आइसो चेन है इसलिए ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और ये टर्शरी कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए मैं इसे कहूंगा टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर IUPAC नेम लिखना जाए तो लॉन्गेस्ट चेन में ऐसा आएगा, नंबरिंग यहाँ से चलेगी, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, दिस इज गोइंग टू बी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, सही बात है। और इसका अगर हम IUPAC नेम लिखना जाए तो ऑफकोर्स नंबरिंग कहीं से भी करो, ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप को सेम ही नंबर आ रहे हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 प्रोडक्ट तैयार हैं, ठीक है। अब देखिए मैं अगर आपसे फिर से सवाल पूछूं कि दोनों जो कंपाउंड बनेंगे, ऑफ कोर्स ये 50-50% तो नहीं बनेंगे, एक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, एक प्रोडक्ट कम बनेगा। तो आप इस बार खुद से प्रेडिक्ट करके बताइए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा, ठीक है। हमने देखा था प्रोडक्ट कम ज्यादा किसकी वजह से होता है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल, तो बनने वाले फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको नहीं लगता जब ये कंपाउंड बन रहा होगा, ब्रोमीन यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एक कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा होगा जहां पर ब्रोमीन आएगा, और ऑफ कोर्स जब ये प्रोडक्ट बन रहा होगा तब ऐसा कुछ फ्री रेडिकल बन रहा होगा जहां पर ब्रोमीन अटैक करने वाला है। तो आप चेक कर सकते हैं ये जो है वो एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के बाद बना हुआ कंपाउंड होगा, और ये जो है वो एक 3 डिग्री फ्री रेडिकल के बाद बना हुआ प्रोडक्ट होगा। 3 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इसलिए इसका फॉर्मेशन एक्सट्रीम लेवल पे रहेगा, इसका फॉर्मेशन बहुत कम लेवल पे रहेगा। तो फिर से मैं आपसे कहूं ये तो 99% प्रोडक्ट बनेगा और ये सिर्फ बेचारा 1% प्रोडक्ट बनेगा। अब 99% और 1% ये सिर्फ आपको दर्शाने के लिए कि ये बहुत ज्यादा बनता है और ये बहुत ट्रेस क्वांटिटी में बनता है। एक्चुअल लाइफ में ये 99 और 1% नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। जैसे अगर ये 92% है तो बाकी का 8% ऐसे। बस ये तो क्या है, नंबर जो है आपको दर्शाने के लिए बताया कि ये बहुत कम बनता है, ये बहुत ज्यादा बनता है। दैट्स इट। इस नंबर को ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इनफैक्ट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करके आना है, आपको सिर्फ बताना है कि ये 99% है। यहाँ पर ब्रोमीन आएगा और यहाँ पर भी ब्रोमीन ही आएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो उम्मीद करता हूँ आप पहले पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ पा रहे होगे। इसके बाद आपके सारे जो डाउट्स है मैं अच्छी तरह से क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझता है या कुछ डाउट आता है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो देखिए अब फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली है, अब सेकंड और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम जरा साथ में करेंगे। दो प्रोसेसेस है जो आपको सीखनी चाहिए, जो हमको अल्केन के ऊपर परफॉर्म करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसका नाम है कंबशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है उसका नाम है पायरोलिसिस, PYRO,
पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का दूसरा नाम क्रैकिंग भी होता है, CRACKING, क्रैकिंग। ठीक है, तो अभी आपको ये दोनों प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। पहले हम शुरू करते हैं कंबशन ऑफ अल्केन से। देखिए आपने कंबशन ये वर्ड तो पहले भी सुना होगा। कंबशन का मतलब होता है जलाना, या फिर हम कह सकते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड एज कंबशन। तो अब ध्यान से सुनिए, कंबशन रिएक्शन हम क्यों करते हैं अल्केन का। एक पॉइंट समझिए कि जो भी अल्केन है इसका अगर हम कंबशन करेंगे, करेक्ट, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पर सर एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब आप किसी भी अल्केन का कंबशन रिएक्शन करोगे तो उसमें से बहुत 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 ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस फॉर्म को हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय होती है ना कभी क्रिएट होती है। क्या यहाँ पर एनर्जी क्रिएट हो रही है? नहीं, अल्केन के जो मॉलिक्यूल है वो खुद एक एनर्जी से बने हुए होंगे। तो जब आप उसको कंबशन रिएक्शन करोगे या जब उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कोई नई एनर्जी बनी हुई नहीं है, वो ऑलरेडी इस बॉन्ड्स के अंदर जो छुपी हुई एनर्जी वही है जो बाहर निकल रही है। तो यहाँ से जो एनर्जी निकली हुई है वो किसके फॉर्म में होगी? हीट के फॉर्म में होगी। अब आप उस हीट के एनर्जी को किसी और इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो अल्केन जो है ना एक टाइप का फ्यूल है, FUEL, फ्यूल। इनफैक्ट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो है फ्यूल है, ये कहीं ना कहीं अल्केन से ही बने हुए हैं। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि पेट्रोल का फॉर्मूला क्या रहा होगा, केरोसिन का फॉर्मूला क्या रहा होगा, डीजल का फॉर्मूला क्या रहा होगा, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो अल्केन्स है एक टाइप के क्या है बेटा? फ्यूल है, फ्यूल। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जब भी आप कार के अंदर पेट्रोल डालते हो तो होता क्या है, जो पेट्रोल है अल्केन वो कंबशन रिएक्शन अंडर को करता है कार के इंजन के अंदर, वहां पर कंबशन ऑफ दैट पेट्रोल होता है, यानी कंबशन ऑफ अल्केन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर वो जो हीट एनर्जी है वो आपकी कार हीट एनर्जी से नहीं चलती है। आपकी कार पहले उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जिसकी वजह से आपके टायर घूमते हैं। तो पेट्रोल का जो एनर्जी है उसको कंबशन करके हीट एनर्जी बनाया, हीट एनर्जी जो है उसको आपने टायर में अप्लाई करके उसका मैकेनिकल एनर्जी बनाया, इसकी वजह से आपका कार या बाइक जो है वो मूव करता है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, नथिंग बट इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। तो अब ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के ऊपर बहुत डिटेल स्टडी है केमिस्ट्री में, जिसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, जो आप 12th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं इनिशिएट करेंगे, और ये काफी आगे लेवल तक जाती है। इंडस्ट्रीज सारी मोस्टली थर्मोडायनामिक्स का यूज करती ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंबशन रिएक्शन सिर्फ पता होना चाहिए। इसके आगे बहुत एस्पेक्ट्स हैं, बट इतना डिटेल में हम जान नहीं रहे, बिकॉज आप अभी सिर्फ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो देखिए कंबशन रिएक्शन हम करेंगे तो प्रोड्यूस एनर्जी एंड हीट। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। चलिए अब रिएक्शन करके बताता हूँ। कंबशन का मतलब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पर नाइट्रोजन किसी से के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जस्ट बाद कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टिव है, तो हम क्या करते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो चलो रिएक्शन करते हैं। मान लेते हैं अगर हमने मीथेन लिया CH4, तो जब आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, मतलब कंबशन रिएक्शन परफॉर्म करोगे, तो क्या होगा, आपको यहाँ से बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। सही बात है, आपको यहाँ से एनर्जी मिलेगी जो कि मिलनी ही चाहिए। तो सर ये जो कंपाउंड है इनका हुआ क्या, एनर्जी थोड़ी ना कोई कंपाउंड, एनर्जी तो एनर्जी है। तो ये कंपाउंड का क्या हुआ, तो ध्यान से देखना, यहाँ ऑक्सीजन आप मीथेन के अंदर डाल रहे हो, मतलब एक टाइप से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो कार्बन है, कार्बन वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, जिसका नाम भी ऑक्सीडेशन ही होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तभी तो CO2 बन रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन जितना भी है सारा का सारा क्या फॉर्म करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो सर ये हाइड्रोजन किधर गया, हाइड्रोजन वाटर के साथ, आई मीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और अपने आप को वाटर के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो आपको यहाँ से 3 चीजें मिलेगी। किसी भी अल्केन का जब आप कंबशन करते हो तो एनर्जी के साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का गैस मिलेगा, और साथ में वाटर वेपर भी मिलेगा। वेपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंबशन करने के लिए भी तो एनर्जी लगती है ना भाई। तो कंबशन करेंगे तो हीट प्रोवाइड करेंगे, तब जाके कंपाउंड का क्या होगा, आग पकड़ेगा, मतलब उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, हीट बनेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जब आप गाड़ी चलाते हो और पेट्रोल को आपके इंजन के अंदर आप कंबशन रिएक्शन करवाते हो, तो साथ में इंजन के साइलेंसर से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस और वाटर वेपर का गैस भी तो बाहर आता है, वो साइड प्रोडक्ट है। उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी है। एनर्जी इज द मेन प्रोडक्ट, और उसी एनर्जी की वजह से आपकी कार या बाइक जो भी है चलती है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ समझा पा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन करने पे जितना भी अल्केन है उसके अंदर जितना भी कार्बन है बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना भी हाइड्रोजन बिकम्स वाटर, एंड देन इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ भी एक ही कार्बन है, ऑलराइट। ठीक है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4।
तो यहाँ पर मुझे 2 लिखना चाहिए। अब यहाँ ऑक्सीजन चेक करते कितना है 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, पर आपने तो सिर्फ 2 ही लिए, तो आपको इसके आगे भी क्या लिखना चाहिए 2। तो इस तरह से बेटा मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस किया। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी है। अब ये एनर्जी कितनी निकली ये तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ होगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट, इट इज फाइन, बट ये याद रखना एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सर क्यों नेगेटिव? क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा डिनोशन है कि जब भी एनर्जी एमिट होती है, जब भी एनर्जी एमिट होती है, वी टेक द वैल्यू ऑफ दैट एनर्जी एज नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी ऐसा नहीं है। एनर्जी नेगेटिव आना का मतलब क्या है? इट इज जस्ट डिनोशन कि एनर्जी एमिट हो रही है फ्रॉम द रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत 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 एनर्जी देते तो दैट एनर्जी वी वुड हैव टेकन एज पॉजिटिव। तो अगर रिएक्शन को आप एनर्जी देते हो तो इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। और जब रिएक्शन आपको एनर्जी देता है तो इट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव एनर्जी। इसी को हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ऐसा चीज पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट चाहिए होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप देखो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव साइन से होता है, ऐसा मैं कहूंगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं सारे पॉजिटिव साइन से होता है, ऐसा मैं कहूंगा। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे 12th में थर्मोडायनामिक्स में जब आपको हीट के साइन कन्वेंशन आएंगे तब आपको समझ में आएगा। और ऑलराइट, अभी के लिए सब इतना याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझेगा। इसी तरह से मैं किसी इथेन का भी ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल में मैंने दे दिया कि कंबशन रिएक्शन ऑफ इथेन करो, तो इथेन क्या होता है? CH3 बॉन्डेड टू CH3। जब इसका हम कंबशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बताइए सारा का सारा कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, सारे के सारे हाइड्रोजन बिकम्स वाटर एंड देन इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। बहुत आसान रिएक्शन है। तो बैलेंस ही तो करना है। यहाँ कितने कार्बन है? 2। यहाँ कितने हैं? 1, तो यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 कितने हुए? 6। यहाँ कितने हैं? 2। तो 6 करने के लिए मुझे इसके आगे 3 लिखना पड़ेगा। 3 to the 6 हाइड्रोजन आर डन। नाउ कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? देखिए 2 और 2, 2 to the कितना हो गए? 4। 4 + 3 कितना हो गए? 7। तो आप यहाँ 7 ऑक्सीजन लिखेंगे तो ये 7 थोड़ी गिना जाएगा, 7 to the 14 गिना जाएगा। तो 7 को कैसे एडजस्ट करें? तो इसलिए आपको यहाँ पर 7 नहीं लिखना चाहिए, आपको यहाँ लिखना चाहिए 7/2। देखिए 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 7। इसमें कभी भी ऑड नंबर आता है ना तो वो ऑड नंबर को डिवाइड बाई 2 करके आपने लिखना चाहिए। तो उसका आपका बैलेंसिंग जो है देखो 2 और 2 कैंसिल होकर 7 ही बचेगा। तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड कि 7 ऑक्सीजन यहाँ है और 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है। अगर आप खाली 7 लिख के आ जाते हैं तो इट इज नॉट 7 ऑक्सीजन, इट इज 7 to the 14 ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में ना कि एटॉमिक फॉर्मेट में, राइट? तो दैट इज व्हाई यू हैव गॉट टू राइट 7/2। तो अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा फ्रैक्शन में वैल्यू चलता है क्या? हाँ चलता है फ्रैक्शन में वैल्यू। अगर आपको इतना दिक्कत है तो आप क्या करो? मल्टीप्लाई द होल रिएक्शन बाय 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2, इधर 2 to the 4, इधर 2 3 6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस कर सकते हैं आप रिएक्शन को। ये ऑलरेडी आपने 10th में सीखा ही होगा, मुझे इतना डिटेल में सिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 2 एग्जांपल करके बताया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि देखो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल जनरली है कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 9। ठीक है, अगर आप 7 कार्बन का अल्केन लोगे उनके आइसोमर्स लोगे, 8 कार्बन का अल्केन लोगे उनके आइसोमर्स लोगे, 9 कार्बन का अल्केन लोगे उनके आइसोमर्स लोगे, तो इनके बीच में जो भी कंपाउंड्स आते हैं 7 से 9 कार्बन के बीच में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं उनके आइसोमेरिक फॉर्म्स अगर आप लेते हो तो वही पेट्रोल के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी पेट्रोल के अंदर वही होते हैं। अब अलग अलग कंपनी का पेट्रोल अलग अलग टाइप की केमिकल्स यूज करता है, अलग अलग कंपनी का पेट्रोल के अंदर अलग अलग फॉर्मेट ऑफ पेट्रोल होता है एक्सेट्रा। पेट्रोल के भी टाइप होते हैं, व्हाइट पेट्रोल होता है, बाद में प्लेन में जो लगता है वो पेट्रोल अलग होता है, फिर कार में पेट्रोल जो होता है वो अलग लगता है, लाइक दैट। तो पेट्रोल के डिस्टिंग्विश में हम इतना सिर्फ कह सकते हैं कि 7 से लेकर 9 कार्बन तक के जो अल्केन्स होते हैं वो पेट्रोल का काम करते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे डीजल या केरोसिन की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर डीजल की बात करता हूँ, डीजल में 17 कार्बन तक का होगा, 17-18 कार्बन तक के होते हैं। और मोस्टली केरोसिन जो होते हैं ये भी उसी रेंज में आते हैं, यहाँ पर कार्बन नंबर 18 आप कह सकते हैं। अगर 18 कार्बन का अल्केन लिया हुआ है या 17 कार्बन का अल्केन लिया हुआ है तो वो केरोसिन और डीजल का काम करता है, ऐसा मैं आपसे कहूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर वाले अगर आप अल्केन लोगे 25 कार्बन 30 कार्बन वाले अल्केन, तो ये कैंडल का काम करते हैं, कैंडल के अंदर जो वैक्स होता है उसका काम करते हैं। वैक्स भी एक तरह से आपको एनर्जी ही प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो इल्यूमिनेट होता है, लाइट होता है उसमें लाइट। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम अल्केन को फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट अच्छे से आपके दिमाग में जा रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रोसेस जिसका नाम है पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग क्या होता है? पायरोलिसिस या क्रैकिंग ये भी प्रोसेस एक ऐसा होता है जिसमें आप हीट प्रोवाइड करते हैं। जिसमें आप क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? हीट प्रोवाइड करते हैं। या फिर ऐसा मैं कहूँ कि अल्केन जो है अल्केन, ठीक है, इनका फिर से हम कंबशन ही कर रहे हैं। ठीक है, इनका हम फिर से क्या कर रहे हैं? कंबशन ही कर रहे हैं।
पर सर कंबशन क्या होता है? इट इज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम ऐसा कंबशन कर रहे हैं जहां पर हम कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिएक्शन विदाउट ऑक्सीजन, या फिर हम कह रहे हैं कि हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन। तो हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, देखिए हीटिंग विद ऑक्सीजन होती है तो हम कंबशन कहते हैं, हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन होगी तो हम क्या कहेंगे? पायरोलिसिस कहेंगे। तो एक्चुअली दिस इज नॉट कंबशन, दिस इज नथिंग बट पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना। तो फिर से याद रखिए, व्हाट इज पायरोलिसिस या क्रैकिंग? इट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना या एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना। इसका एक ही एग्जांपल हम देखेंगे, काफी है। जैसे अगर हमने एग्जांपल देखा C6H14, ठीक है, ये कोई 6 कार्बन का मैंने अल्केन दिया हुआ है। तो जब इसका मैं हाई टेम्परेचर 773 केल्विन, मतलब ये ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस हो गया, इतने हाई टेम्परेचर पे जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं छोटे छोटे? एक रिएक्शन ऐसा होगा जहां पर सिर्फ हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगा। तो देखिए इसमें से जब हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगा तो आपको नहीं लगता ये C6H12 बन जाएगा, और ये एक अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n को फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं कहूंगा ये कोई अल्कीन है, और यहाँ से हाइड्रोजन का गैस जो है वो निकल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन जो है उनका बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, कार्बन कार्बन टूट जाए, तो 6 कार्बन का कंपाउंड टूट कर बिखर जाए। बिखर जाएगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोड्यूस होगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर C4H10 और C2H6, ठीक है, या फिर C2 ऐसा कहूँ H4। तो देखो ये कंपाउंड जो है C4H10 CnH2n+2 को फॉर्मूला कर रहा है, इसका मतलब ये कोई अल्केन रहा होगा, और C2H4 अल्कीन का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ कोई अल्कीन रहा होगा। तो इस तरह से भी तो ये कंपाउंड फॉर्म हो सकता है कि एक अल्केन बनेगा, एक अल्कीन बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और भी आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ C3H6 बनेगा, ठीक है, कोई अल्कीन, फिर CH4 जैसा कोई मीथेन बन सकता है, एंड इथेन जैसा भी तो बन सकता है, C2H4 इथेन, यहाँ से इस तरह से कुछ लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखो C3H6 मतलब ये कोई अल्कीन रहा होगा, ठीक है, ये मीथेन है, हमको पता है अल्केन है। C2H4 भी कोई अल्कीन रहा होगा, इस तरह से। मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी अल्केन को हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे बट ऑक्सीजन नहीं रखोगे इसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन नहीं रखोगे तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा तो कंपाउंड जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करना शुरू कर सकता है, फिर या फिर अपने अंदर जो बॉन्ड्स बने हुए उनको बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर जाएगा। तो आपको ऐसे टूटे फूटे प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जब आप पायरोलिसिस करते हो तो आपको मिलता क्या है? आपको यहाँ से लोअर अल्केन मिलता है। लोअर अल्केन यानी क्या? देखो ये 6 कार्बन का अल्केन है, बट रिएक्शन में आपको यहाँ 4 कार्बन का अल्केन मिल रहा है, मतलब जो अल्केन आपने लिया था उससे छोटा अल्केन मिल रहा है। दैट इज व्हाई हम ऐसा कहते हैं कि जब पायरोलिसिस या क्रैकलिंग करते हैं तो हमको लोअर अल्केन मिलता है। इनफैक्ट आपको कभी कभी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा तो अल्कीन 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 भी मिलता है, इसका मतलब अल्कीन भी मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए पायरोलिसिस या क्रैकिंग करते हैं तो लोअर अल्केन और अल्कीन मिलता है। ये कोई इतना खास रिएक्शन नहीं है, ये बस ये रिएक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हमको पता चले कि कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, या फिर कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजों के लिए किया जाता है। बट एनीवे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इनफैक्ट क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? क्रैकिंग का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होना, ठीक है, कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो यहाँ पर 6 कार्बन का कंपाउंड था, वो बिखर कर क्या बन गया? 4 कार्बन और 2 कार्बन वाला कंपाउंड, वो बिखर कर क्या बन गया? 3 कार्बन 1 कार्बन और 2 कार्बन वाला कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं, इसलिए इसको हम क्रैकिंग भी कहते हैं। तो आपसे क्रैकिंग कहूँ या पायरोलिसिस करूँ, बात तो यही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। 773 यानी हाई टेम्परेचर पे होता है, इतना याद रखना। कंबशन रिएक्शन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंबशन इज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड एज फ्यूल। तो दैट इज व्हाई अल्केन्स आर टेकन एज फ्यूल। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आने वाले, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4, और इसके बाद अल्केन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4th प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग, अब रिफॉर्मिंग में हम क्या करते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए, कार्बन आइटम 6 to कार्बन आइटम अगर आप 10 लेंगे, कोई कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन आइटम 6 to 10 अगर प्रेजेंट है, तो इनके कंपाउंड्स को हम लोग बेंजीन, ऑफ कोर्स 6 से 10 कार्बन वाले अल्केन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अल्केन को हम लोग बेंजीन या फिर उसके होमोलोग्स, होमोलोग्स का मतलब होता है उसके फैमिली के कंपाउंड, जैसे टॉलुइन हो गया या इथाइल बेंजीन हो गया एक्सेट्रा, तो बेंजीन एंड होमोलोग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 6 to 10 कार्बन के अल्केन को बेंजीन और उसके होमोलोग में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन।
या रिफॉर्मिंग कहते हैं। इसका ही एक और नाम है, इसको हम एरोमेटाइजेशन भी कह सकते हैं। एरोमेटाइजेशन ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नॉर्मल अल्केन को एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन कौन सा कंपाउंड है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, करेक्ट। तो नॉर्मल कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में बदलने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन। आप जानते हैं अल्केन जो है हम ले रहे हैं वो ओपन चेन है, और एरोमेटिक कंपाउंड से सारे हमेशा क्लोज चेन तो होंगे ही होंगे। तो ओपन चेन से क्लोज करने का प्रोसेस है, तो इसको हम एरोमेटाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम 6 कार्बन वाला कंपाउंड दैट इज हेक्सेन लेते हैं। तो CH3 CH2 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 एंड CH3। तो आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट एन हेक्सेन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, स्ट्रेट चेन में हेक्सेन दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रोसेस करूंगा जिसकी वजह से ये एन हेक्सेन कुछ इस तरह के बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बेंजीन रिंग कुछ इस तरह से दिखती है, 6 कार्बन वाली रिंग है, तो इसका नाम है ना बेंजीन रिंग है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, वो हम देखेंगे कितने रिमूव होते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है जिसमें ये ओपन चेन साइक्लिक चेन के साथ साथ एरोमेटिक भी बन गया, तो इस प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं। और उसके लिए कंडीशंस क्या लगती है? वेरी हाई टेम्परेचर। अगेन यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो 773 केल्विन होगा। ठीक है, और तो और इसको साथ में उसको चाहिए बहुत हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर यानी 10 से 20 एटमॉस्फेयर तक का प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर चाहिए इसको। और साथ ही में बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट चाहिए, जैसे कि V2O5 एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है, Cr2O3 एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है, या फिर मैं कह सकता हूँ इन दोनों के जगह आप यूज कर सकते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप और भी बहुत सारे KMnO4 जो है ये भी यूज किया जा सकता है कभी कभार। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ V2O5 याद रखता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छे से याद आता है। V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड इसका नाम है। वेनेडियम इज अ मेटल, 23 एटॉमिक नंबर है उसका। ठीक है, तो इट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। रेस्ट अदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, आप V2O5 तो याद रख ही सकते हैं इतना। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, हाँ पहले इसको बैलेंस जरा कर लेते हैं। यहाँ देखो आप दे सकते हैं 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन यानी C6H6 रहा है, और यहाँ जो फॉर्मूला है वो अल्केन का CnH2n+2 अगर आप अप्लाई करेंगे तो 14H है। तो आप देखो यहाँ 6 हाइड्रोजन है और यहाँ 14 हाइड्रोजन है, तो कितना हाइड्रोजन कम हो गए हैं? ऑफकोर्स 8 हाइड्रोजन यहाँ से कम हुए हैं। 8 हाइड्रोजन यानी मुझे यहाँ पर 4H2 रिलीज हुआ है तो बोलना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड में से 4H2 निकल जाएगा, तब ये कंपाउंड बनेगा, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, अब मैं इसको रिएक्शन को करके बताता हूँ कैसे होता है। तो हेक्सेन को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, देखिए CH3 CH2 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 एंड अगेन CH3। बोलो कोई दिक्कत है अगर मैंने इसको स्ट्रेट चेन की जगह ऐसे लिखा है? तो अभी भी वो स्ट्रेट चेन, बस मैंने उसको क्या है थोड़ा ऐसा हेक्सागोन टाइप के शेप में लिखा। अभी भी ये ओपन चेन है, देखो दिस इज एन ओपन चेन कंपाउंड, राइट। तो अब मैं जो इसके हाइड्रोजन है इसको जरा मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ कि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो एक हाइड्रोजन यूं लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लिखता हूँ इस तरह से, और एक हाइड्रोजन यहाँ लिखता हूँ। सही बात है। सिमिलरली इसके पास जो 2 हाइड्रोजन है उसको भी मैं अच्छी तरह से लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। सेम वे इसके भी हाइड्रोजन को अच्छी तरह से लिखेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। सेम वे इसके भी हाइड्रोजन को अच्छी तरह से लिखेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका एक स्ट्रक्चर लिख लिया। और ये जो CH3 है, चलिए इसको भी कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करने वाला हूँ, और उस चेंजेस को आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि किस तरह से ये ओपन चेन कंपाउंड जो है वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन, थोड़ा अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, देखो पहले क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। तो फर्स्ट और 6 के बीच में क्या होगा, देखो पहले एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, ये भी हाइड्रोजन निकल गया, तो H2 का गैस बन के यहाँ से निकल गया। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर वाला कार्बन नंबर 1 है ना, वो कनेक्टेड है कार्बन नंबर 2 से, कार्बन नंबर 3 से, कार्बन नंबर 4 से, कार्बन नंबर 5 से कनेक्टेड है, और 5 वाला जो है वो किससे कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन निकल चुका है, यानी बाकी के 2 हाइड्रोजन एज इट इज रहे होंगे, तो उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। इनके हाइड्रोजन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। बट यहाँ के जो 3 थे उसमें से एक H निकल चुका है, तो यहाँ कितने बने हैं, सिर्फ 2। तो आप देखो, आपको नहीं लगता इसके सिर्फ 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3। इसके भी कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 3। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो अभी यहाँ से कुछ लॉस हुआ है, यहाँ से कुछ लॉस हुआ है, तो इनको कॉम्पेंसेट करने के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा।
अब वो लॉस कैसे हो रहा है, बाय फ्री रेडिकल हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मैकेनिज्म में आता है और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं किया गया है. लिटिल बिट इट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर यू ऑल राइट नाउ टू अंडरस्टैंड, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा इस तरह से, तभी तो वैलेंसीज कंप्लीट होगी. सही है. तो आप देख सकते हैं पहले जो ओपन चेन था अब वो साइकिल बना, पर क्या ये बेंजीन रिंग है? नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है. बेंजीन रिंग के अंदर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी है, क्या इसके अंदर कोई ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है? नहीं. तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना, ठीक है, यहाँ से रब कर देता हूँ. यहाँ से जब एक हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड बनेगा. उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे. अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलना शुरू होगा. देखो सबसे पहला हाइड्रोजन जो है वो इन दोनों के बीच में निकलेगा. यह हाइड्रोजन निकला, यह हाइड्रोजन निकला. तो जब ये दोनों बॉन्ड निकलेंगे डोंट यू थिंक यहाँ पर डबल बॉन्ड आता हुआ नजर आएगा. तो डॉट डॉट लिख रहा हूँ, मतलब ये दोनों टूटेगा तब ये बॉन्ड बनेगा. ठीक. फिर सिमिलरली देखो इसका और इसका हाइड्रोजन निकल गया, तो ये जब निकलेगा तब यहाँ डबल बॉन्ड आता हुआ नजर आएगा. सिमिलरली इसका और इसका हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ बॉन्ड नजर आता हुआ दिखाई देगा. तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन गैस, दो हाइड्रोजन गैस और तीन हाइड्रोजन गैस और निकल गया. तीन हाइड्रोजन गैस और निकल जाएगा तो आपको नहीं लगता ऊपर क्या बचेगा? CH. आगे क्या बचेगा? CH. और उनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड. सही है ना? इस तरह से लिखता हूँ. ठीक है. फिर आगे क्या आएगा? ये देखो CH2 था तो एक H निकल गया तो क्या बचा? CH. ठीक है. आगे भी क्या बचा? CH. इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड. फिर आगे भी क्या बचा? CH. ऊपर क्या आएगा? CH. और वो तो पहले से इससे कनेक्टेड था. और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड. तो आप देखो इस तरह से टोटल 4 हाइड्रोजन निकला, एक यहाँ पर और फिर 3 यहाँ पर. टोटल कितने हाइड्रोजन निकले? 4 हाइड्रोजन निकले. और ये जो ओपन चेन कंपाउंड था वो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया. तो इस तरह से मैंने आपको अच्छे से ये रिएक्शन को समझा के दिया है. टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डायरेक्ट इसमें से इसमें कैसा ऐसा कैसा हो गया, ओपन का क्लोज हो गया. कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप में पहले साइकिल बनता है, साइकिल के बाद में डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होते रहता है और इसकी वजह से यहाँ पर अल्कीन प्रोड्यूस, अल्कीन यानी डबल बॉन्डेड कंपाउंड जैसे प्रोड्यूस होता है. बट ये ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा और साइक्लिक कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम आती है तो उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं. ऐसा मैंने आपको समझाया. तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही अच्छा है जिसका नाम क्या है? बेंजीन. उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. इसी तरह से आप अलग अलग कार्बन चेन के कंपाउंड लेंगे तो अलग अलग होमोलॉग्स बनेंगे. जैसे आपने 7 कार्बन वाला कंपाउंड लिया लेकिन ब्रांच कंपाउंड लिया तो आपको यहाँ पर टॉलुइन मिलेगा. इसी तरह से आपने 8 कार्बन वाला कंपाउंड लिया तो उसमें अगर इथाइल की ब्रांच रखोगे तो आपको इथाइल बेंजीन मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें आपको पता चली जाएगी जैसे जैसे आप आगे रिएक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे. तो इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोकार्बन में हमको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में सीखना था और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में सीखना था, जिसमें से आज हम अल्केन को खत्म कर पा रहे हैं. हमने अल्केन के बारे में सारी चीजें जान ली, डेफिनेशन जान ली, आइसोमेरिज्म जान ली, क्लासिफिकेशन जान लिया, नॉमेनक्लेचर जान लिया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जान ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज जान ली और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमने जान ली. तो इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको अल्केन चैप्टर अच्छी तरह से आ गया है. बस आपको सारे रिएक्शंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, जो भी नेम रिएक्शन है उनको अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है. ठीक है. और आप कंटिन्यूअसली लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, आप तो आपको रिएक्शंस पे हाथ बैठेगा तो आपको अच्छा लगेगा. ठीक है. इनफैक्ट इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो 11th-10th स्टैंडर्ड का आपका टेक्स्ट बुक है उसको आप जरा ओपन करिए, अल्केन का जो पार्ट है उससे गो थ्रू करिए थोड़ा सा. ठीक है. अगर आपको कुछ लगता है कि ये पॉइंट मुझे नहीं समझा तो प्लीज मुझे बताइएगा. उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से सेल्फ इवॉल्यूट होना है आपको, वो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. टेक्स्ट बुक जितना रीडिंग करेंगे उतने आपके पॉइंट्स अच्छे क्लियर होते जाएंगे. साथ साथ आपको एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज पे नजर घुमानी चाहिए टेक्स्ट बुक में से, और यूजेज ऑफ अल्केन जो मैंने ऑलरेडी बहुत बताया है आप उसको फिर भी टेक्स्ट बुक से एक बार देख सकते हैं. तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अल्कीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे. सेम प्रोसीजर से जाएंगे कि हम अल्कीन के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन, फिर आइसोमेरिज्म, फिर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. इसी तरह से आगे के चैप्टर्स में बढ़ते चलेंगे. तो दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही होगी. ठीक है.